चलिए अब एक काम करते हैं, 10 के दमदार ट्रेड्स की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ मानस और आशीष पिछले शो से बने हुए हैं, साथ ही ट्रेड बुल्स के सच्चिदानंद उत्तेकर और निर्मल बांग से विकास सालुंके भी जुड़ेंगे अपने टॉप ट्रेड्स के साथ। आउटलुक 2026 में रेनेसा इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के फाउंडर पंकज मुरारका से बातचीत होगी। वहीं मार्केट टेक्निकल्स पर कोटक सिक्योरिटीज़ के श्रीकांत चौहान होंगे। हमारी खास सीरीज़ ये कहाँ फंस गए हम में आशीष से एक और शेयर के बारे में जानेंगे जहां इन्वेस्टर्स को काफ़ी लॉस हुआ है। ये सब कुछ ही देर में, लेकिन इससे पहले एक नज़र ज़रा मार्केट पर। एक बार ज़रा मीशो लेकर आइए, इंट्राडे चार्ट मीशो का। और देखिए, मैं एक चीज़ आपको साफ साफ बता देता हूँ, अब मीशो में अभी कोई फ्लोट नहीं है। और कल वो एक ब्रोकरेज रिपोर्ट आ गई, हमने भी वो ब्रोकरेज रिपोर्ट की बात की थी, उसकी वजह से स्टॉक 20% भाग गया। लेकिन आपको याद होगा ग्रो में क्या हुआ था। ग्रो में भी लिस्टिंग के बाद एक हफ्ते तक शानदार मूव आया था, उसके बाद किस तरीके से वो स्टॉक गिरा था। मैं नहीं कह रहा कि मीशो वैसे गिरेगा, लेकिन इसमें पहला लॉक इन जो खुलेगा वो जनवरी में खुलेगा। उससे पहले तक फ्लोट बहुत कम है, तो इस तरीके के मूव्स रहेंगे, काफ़ी शार्प मूव्स रहेंगे। लेकिन थोड़ा सा हायर लेवल पर केयरफुल रहिएगा, क्योंकि 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप हो गया। 220 के टारगेट की जो यूबीएस ने बात की थी वो एक ही दिन में आ गया था। खैर एनीवे, ये तो एक स्टॉक हो गया। इसके अलावा मार्केट देखें आप, डील ऊपर, और अब हम निफ्टी पर करीब करीब, अगर ये रेट सही हैं तो 25,740 के आसपास हैं। और यहाँ पर थोड़ी सी समय दिक्कत ही है मार्केट की, 25,750 पर हैं एक्चुअली हम। चलिए वीरो ट्रेड्स ले लेते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा इन रेट्स पर कम ही भरोसा कर रहा हूँ, तो अपडेट नहीं हो रहे हैं रेट्स ये। जी हाँ, चलिए अब एक काम करते हैं, छोटी सी समरी, कोई बात नहीं, अनुज आपसे समझ ही लिया हमने। अब एक काम करते हैं, पैनल से बातचीत करते हैं। डॉक्टर साहब पैनल लेके आइएगा। और पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में मानस, आशीष बहती जी फ्रेश पर्सपेक्टिव लेकर, ताज़ा तरीन नज़रिया लेकर सचिन जी जुड़े हैं और विकास जी। सचिन जी गुड मॉर्निंग, आपके दो ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग विरू जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। देखिए, अगर हम इंडेक्स को देखें तो काफी ट्रिकी सिचुएशन है। 25,740 के आसपास इसका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है, जो एक सपोर्ट के नजरिए से हम देखते हैं। बट ऑन द हायर साइड, जो 5 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसके नीचे की चाल लगातार 4 दिनों से नजर आ रही है। तो यहाँ पर एक रेंज नीचे शिफ्ट हो रही है, तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है यहाँ पर आपको लॉन्ग शॉर्ट रेशियो रखना चाहिए वाइल ट्रेडिंग। एंड उसी लिहाज से हमने 2 काउंटर्स हमारे क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किए। ऑन द लॉन्ग साइड मुझे लग रहा है थोड़ा सा एक पुल बैक आ सकता है, बिकॉज आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक जैसे दिग्गज, इनमें एक अच्छी रिकवरी बनी है, तो हो सकता है कि इंट्राडे में एक अच्छा बाउंस मिले। और उस पर्टिकुलर बाउंस में मुझे लग रहा है फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस भी ऐड किए जा सकते हैं। स्पेशली अगर हम ऑटो एज अ पैक देखें तो वहां पर एक सस्टेन्ड वीकनेस नजर आई है। एंड उसमें से आइशर मोटर्स का स्ट्रक्चर मुझे थोड़ा सा वीक नजर आता है। एक ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन डेली चार्ट पे एग्जिबिट हुआ था, जिस तरीके से इसने 7300 के आसपास एक ब्रेकडाउन दिया है, मुझे लग रहा है उसके बाद जो फॉलो थ्रू एक्शन बनी है उसकी वजह से एक अच्छा शार्प डिक्लाइन इस पर्टिकुलर स्टॉक में और अनफोल्ड होना बाकी है। तो यहाँ पर आइशर मोटर्स में फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस बनाने की सलाह होगी। अगर पुल बैक मिल जाता है तो 7060 तक आप शॉर्ट्स डिप्लॉय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको 7122 पे लगाना है ऑन फ्यूचर्स क्लोजिंग बेसिस। एंड ऑन द लोअर साइड 6800 के आसपास की एक्सपेक्टेशन होगी। डिस्क्लोजर हुआ कि हमने हमारे क्लाइंट्स को ये रिकमेंडेशन दी है, एंड पुट द्वारा भी ये 7100 के पुट द्वारा भी पार्टिसिपेट किया जा सकता है। ऑन द बुलिश साइड, सरप्राइजिंगली एसआरएफ का स्ट्रक्चर अभी भी काफी हेल्दी है। एक हायर टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस यहाँ पर इन प्रोग्रेस है। एक रिलेटिव आउट परफॉर्मर रहा है पिछले 10 दिनों में। एंड अभी भी जिस तरीके से 60 मिनट्स चार्ट्स का डेटा है, 3000 लेवल को अच्छी तरह इसने डिफेंड किया है। एक बुलिश पेनेंट फॉर्मेशन है ऑन द 60 मिनट्स चार्ट, जिसके प्रोबेबल टारगेट्स लगभग अराउंड 3130 के आसपास प्लेस्ड है। तो यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी 3005 के स्टॉप लॉस के साथ 3130 के टारगेट के लिए। चलिए, तो ये होगी सचिन जी की दो ट्रेड्स। विकास जी गुड मॉर्निंग, आपकी दो ट्रेड्स इस समय की। गुड मॉर्निंग अनुज जी। देखो, ओवरऑल मार्केट इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है 25,740, और फ्यूचर की बात करें तो 25,800, ये जो है ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। बट मुझे लगता है कि कुछ स्टॉक है जहां पे एक अच्छा रुझान देखने मिल रहा है।
जिसमें है पहले दीपक एनटीआर में हमने लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में देखा एक अच्छा रिबाउंड यहाँ पे देखने मिल रहा है। 1620 1625 के आसपास फिलहाल ये काउंटर ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है, तो मेरा यहाँ पे बाय कॉल रहेगा। ऊपर में मुझे लगता है 1690 के आसपास के टारगेट यहाँ पे अभी बनते हुए देखने मिल रहे हैं। नीचे में 1590 का इम्पोर्टेंट बेस बन चुका है, तो 1590 के स्टॉप लॉस से दीपक एनटीआर को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। दूसरा रहेगा एचडीएफसी एएमसी, जिसमें दूसरी बार 200 डीएमए को टच करके वहां से हमने एक रिबाउंड देखा था। इसके पहले हमने देखा था कि दिसंबर मंथ के स्टार्ट में ही 200 डीएमए को टच किया था, वहां से वापस एक पुल बैक रैली देखने मिली थी। हालांकि लास्ट के 3 ट्रेडिंग सेशन में थोड़ा सा यहाँ पे प्रेशर बिल्ड हुआ, वापस 200 डीएमए से रिबाउंड हो रहा है। प्लस यहाँ पे जो मोमेंटम इंडिकेटर है ये भी एक क्रॉस ओवर दिखा रहा है, तो मुझे लगता है 2740 का टारगेट यहाँ पे बनते हुए देखने मिल रहा है। नीचे में 2600 का इम्पोर्टेंट आज का बेस बन चुका है, तो 2600 के स्टॉप लॉस से इसको बाय किया जा सकता है 2740 के। तो एचडीएफसी एएमसी मेरा दूसरा बाय कॉल। ओके, एचडीएफसी एएमसी आपका दूसरा बाय कॉल है। मानस, आपके 2 ट्रेड्स। तो देखिए, एक सेल रिकमेंडेशन है, कमिंस पे बिकवाली करने का ट्रेड लेना है। कमिंस ने अपने 10 एंड 20 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है, तो कमिंस में 4480 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करने का ट्रेड लेना है। 4300 4300 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है कमिंस में, ये सेल रिकमेंडेशन है। क्रॉम्पटन खरीदारी करनी है, अगर आप क्रॉम्पटन में देखें तो रिवर्सल आज डेली चार्ट पे है, बढ़िया वॉल्यूम्स है, 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। आई थिंक क्रॉम्पटन पे करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए। 250 रुपए का स्टॉप लॉस लगा ले, 265 रुपए तक के टारगेट पॉसिबल है। क्रॉम्पटन आज सुबह भी स्पॉट किया था हमने ये स्टॉक। अब आशीष बहती जी, आपकी 2 ट्रेड्स। जी अनुज जी, दोनों ही शॉर्ट रहेंगी। पहला तो रहेगा जीएमआर एयरपोर्ट, यहाँ पे अब लॉन्ग अनवाइंडिंग होता हुआ देखने मिल रहा है और स्टॉक में वन वे अच्छी शानदार रैली थी, 100 के ऊपर ब्रेकआउट था, तो वहां से एक अच्छा मूव मिला। बट अब वही 100 अब एक एरिया वापस बन रहा है और उसके नीचे ब्रेकडाउन हो चुका है स्टॉक में, तो यहाँ पे बिकवाली की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना वो 100.50 का एसएल मेंटेन करे। नीचे में 97 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक में बिकवाली की सलाह रहेगी उसमें है BHEL। यहाँ पे भी सेलिंग प्रेशर बढ़ रहा है और यहाँ पे 277 का स्टॉप लॉस लगाकर बिकवाली की सलाह है। नीचे में हमें लगता है BHEL में भी 260 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। ओके, तो ट्रेड्स जनाब यहाँ पे पूरे हो गए और 2 ट्रेड्स सबकी तरफ से आए। निफ्टी 25,751 पे टाइम स्पेंड करता हुआ और निफ्टी 80 अपनी सारी बढ़त खो चुका है। निफ्टी बैंक एज ऑफ नाउ सुबह करीब 58,713 का लो लगाने के बाद अभी तक उस ट्रेजेक्ट्री में तो नहीं जा रहा है। आज आईसीआईसीआई बैंक को देखते हैं, ये जनाब क्या कह रहे हैं, मतलब कर रहे हैं, मतलब जिन्होंने यहाँ तक का ये पूरा का पूरा सफ़र तय करवाया वो आज खुद इस सफ़र में नहीं है। आज ये एक पुल बैक दे रहा है, ये कल के लो को वायलेट नहीं कर रहा है। सचिन जी, अगर कोई आईसीआईसीआई बैंक पर शॉर्ट है तो वो क्या करे, क्योंकि अब आप कल की बॉडी में यानी कल के एक्चुअल प्राइस जोन में एंटर कर चुके हैं, आप रिवर्सल दे रहे हैं। आज कैसे अप्रोच करेंगे आप आईसीआईसीआई बैंक को, द मोस्ट ओवरसोल्ड स्टॉक इन एंटायर बैंकिंग, ये प्राइवेट बैंकिंग? वीरू जी, इनफैक्ट बैंक निफ्टी में भी एक एक्सट्रीम है, एक OIPCR एक्सट्रीम ओवरसोल्ड जोन में ही इंडिकेशंस दिखा रहा है। एंड HDFC बैंक एंड ICICI बैंक दोनों में एक शानदार पुल बैक रैली नजर आ रही है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर इसीलिए थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है, स्पेशली ऑन द बैंकिंग फ्रंट। ICICI बैंक का अगर हम जिक्र करें तो लगातार यहाँ पर पिछले 3-4 हफ्तों से सबड्यूड प्राइस एक्शन रही है, थोड़ी सी नेगेटिव प्राइस एक्शन जरूर रही है, बट इसका जो 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है उसके नीचे अभी तक इसने क्लोजिंग एस्टैब्लिश नहीं की है, तो मुझे लग रहा है ये पर्टिकुलर जोन थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। ऑन द हायर साइड एक काफी फर्म रेजिस्टेंस इसको पार करना है 1380 के आसपास का, अगर वो पार हो जाता है तो ही मुझे लग रहा है ट्रेंड में कोई मेजर बदलाव नजर आ सकता है काउंटर में। एल्स ये एक अच्छा पुल बैक भी बन सकता है 1370 1375 तक का, इसी वजह से मुझे लग रहा है थोड़े से शॉर्ट्स यहाँ पर कंसिडर नहीं करने चाहिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। एंड पोजीशन अगर इनफैक्ट कॉन्ट्रा लॉन्ग लेनी है तो आप स्टॉप लॉस लगभग अराउंड 1352 पे लगाए ऑन इंट्राडे बेसिस एंड पोजीशंस को लगभग अराउंड 1370 के आसपास रिव्यू करें। ठीक है, चलिए थोड़ी सी रिकवरी आ रही है मार्केट में, लेकिन मिड कैप में बहुत बुरा सीन है। मिड कैप इंडेक्स देखिए एक बार जरा आप, और एडवांस डिक्लाइन बहुत ही ख़राब इस समय, 1:3.5 के करीब का अब
एडवांस डिक्लाइन आपको दिखाई देगा। और ये जो गैप है ये बढ़ता ही जा रहा है। आप देखिए, इससे 600 बढ़ने वाले शेयर और करीब करीब 2100 गिरने वाले शेयर हो गए। और 2025 रहा ही है इस तरीके का साल जहाँ पर बहुत टफ रहा है, खासतौर से ब्रॉडर मार्केट। 2026 में क्या कुछ चेंज होगा? आज हमारे साथ रेनेसां इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के फाउंडर पंकज मुरारका मौजूद हैं, उनसे समझ लेते हैं। पंकज जी, गुड मॉर्निंग। काफ़ी टफ रहा है ये साल। अगर आप एक सेलेक्टिवली कुछ इंडेक्स के स्टॉक्स को छोड़ दें, कुछ लार्ज कैप्स को छोड़ दें, तो पेन काफ़ी रही है ब्रॉडर मार्केट में। इसका कारण क्या रहा है आपकी नज़र में, और क्या 2026 में कुछ चेंजेस होंगे यहाँ पर? गुड मॉर्निंग अनुज जी, आप सही कह रहे हैं। एक हम लोग एक बहुत ही जो कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग, या इंग्लिश हम कहते हैं फेरोशियस बुल मार्केट से आए हैं पिछले 4 साल में। अगर आप देखें 2020 से लेकर 24 में, तो लास्ट ईयर मैं कहूंगा एक कंसोलिडेशन का पीरियड रहा है मार्केट के लिए। और उसके साथ साथ हमने देखा इकोनॉमी में स्लो डाउन आया है, उसकी वजह से अर्निंग्स ग्रोथ भी स्लो डाउन हो गई है। ये साल की अर्निंग्स ग्रोथ 6-7% है, जो कि पिछले 4 साल की एवरेज 18% थी। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले साल में अब ऐसा, बिकॉज गवर्नमेंट ने काफी मेजर्स लिए हैं इंक्लूडिंग जीएसटी कट्स, सो मुझे लगता है आने वाले साल में एक हमारा ये मानना है कि फंडामेंटली अर्निंग्स ग्रोथ इंप्रूव होंगी। एंड जो इंडिया की अर्निंग्स ग्रोथ है वो वापस एटलीस्ट, अगर निफ्टी कंपनीज या टॉप 200 कंपनीज बोले तो हमें लगता है वो 13-14% के आसपास पहुंचेंगे नेक्स्ट ईयर। सो मुझे लगता है आने वाला साल 2026 ईयर एज कम्पेयर टू 2025 बेटर रहेगा। पर हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है यहाँ से जो इन्वेस्टर्स को थोड़ी सी अपनी मीडियम टर्म एक्सपेक्टेशंस जो है मार्केट से, उसको थोड़ी सी मॉडरेट करनी होगी। क्योंकि अभी हम एक काफी मैच्योर्ड स्टेज में है बुल मार्केट के। ये 6ठा साल है बुल मार्केट का। 2020 में बुल मार्केट शुरू हुआ था मार्च में, तो ये काफी मैच्योर्ड बुल मार्केट है। और इसमें जो लो हैंगिंग फ्रूट्स या अर्ली गेन्स होते हैं वो ऑलरेडी मतलब हम रीप कर चुके हैं। तो मुझे निश्चित तौर पर लगता है कि आने वाला साल बेटर होगा, बट येट हमें हमारी एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी मॉडरेट रखनी होगी। एक्सपेक्टेशन मॉडरेट रखनी होगी। 2026 में जब हम एंटर कर रहे हैं पंकज जी, तो आपके हिसाब से इस समय अगर फ्रेश पैसा डिप्लॉय करना है तो आपकी सबसे फेवरेट थीम क्या होगी इस समय? हमें आईटी एज ए सेक्टर काफी अच्छा लगता है। ये साल सेक्टर ने परफॉर्म नहीं किया था पूरे साल में बिकॉज ऑफ ये टैरिफ रिलेटेड और एआई रिलेटेड कंसर्न्स थे। तो ये साल में सेक्टर इज ऑलमोस्ट, अगर आप बड़ी कंपनियां देखें आईटी सेक्टर में, मतलब वो 15 से 20% डाउन रही हैं। पर हमें लगता है कि अब यहाँ से आने वाले साल में एक तो सेक्टर की ग्रोथ इंप्रूव होगी, और ग्लोबली ऑल्सो एक ट्रांजिशन चल रहा है, शुरुआत हो गई है मुझे ऐसा लगता है, जहाँ पे लास्ट 3 साल में जिन कंपनियों ने अच्छा किया है वो है एआई इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी। अब वहां से एआई एज अ सर्विस कंपनियों की तरफ एक ग्लोबल ट्रेंड जा रहा है, जहां पे इंडियन आईटी कंपनीज का काफी एक महत्वपूर्ण रोल है, और काफी मतलब सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर है ग्लोबली इन सर्विस प्रोवाइडिंग, सर्विस एज सर्विस प्रोवाइडर्स। तो मुझे लगता है, और वैल्यूएशंस, बिकॉज सेक्टर ये साल डाउन है और पिछले 2 साल से सेक्टर ने रिटर्न नहीं दिए, तो वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव है। तो मुझे लगता है आने वाले साल में एक आईटी एक सेक्टर है जहां पे मुझे लगता है कि एक अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे और वैल्यूएशन भी काफी कंफर्टेबल है। एक ट्रू वैल्यू इन्वेस्टर के नजरिए से देखें तो वो एक सेक्टर है जहां पे हमें काफी वैल्यू दिखती है। अच्छा पंकज जी, आपने एक बड़ी अच्छी टर्म यूज़ की कि 2025 में आप ऑलरेडी लो हैंगिंग फ्रूट्स का मज़ा ले चुके हैं, है ना। एक ये थीम थी कि भाई ब्याज दरें घटेंगी, और उस ब्याज दरों की घटने के क्रम में बैंक्स में पीएसयू बैंक्स ने बहुत बहुत बड़ा मूव दिया। आई मीन एंटायर निफ्टी बैंक की प्राइस परफॉर्मेंस से ज़्यादा एग्रेसिव था निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स। बट कंसिडरिंग रिस्क रिवॉर्ड रेशो, हालांकि रेट कट की पॉसिबिलिटीज अभी भी बहुत है, क्रूड हमारे फेवर में है, आप 2026 के पर्सपेक्टिव से क्या चीज़ करने की राय देंगे कंसिडरिंग रिस्क रिवॉर्ड रेशो, प्राइवेट बैंक्स या फिर अभी भी स्टे कमिटेड विद पीएसयू बैंक्स? विजेंद्र जी, हमारा बायस हमेशा प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की तरफ रहा है एज ए इन्वेस्टर, बिकॉज वहाँ पे थोड़ा सा मैनेजमेंट क्वालिटी जो है काफी ज्यादा बेटर रहती है। मैं ये नहीं कह रहा पीएसयू बैंक्स अच्छे नहीं है, बट प्राइवेट सेक्टर बैंक थोड़े से एग्रेसिव रहते हैं इन बिजनेस। एंड तो हमें, पर मुझे लगता है सिलेक्ट पीएसयू बैंक्स में भी इन्वेस्ट करना चाहिए, उसमें काफी वैल्यू है। जैसे हम स्टेट बैंक में इन्वेस्टेड हैं काफी समय से, और हमारे पोर्टफोलियोज के लिए उसने काफी अच्छा किया है। बट अगर आप मुझसे पूछेंगे तो माय चॉइस विल स्टिल बी विद इन बैंक्स इन फेवर ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एंड सिलेक्ट एनबीएफसीज एज वेल। क्योंकि आरबीआई ने रेट कट्स किया, हमने देखा है 100 बेसिस पॉइंट्स की ब्याज दर घटाई है, और इसकी वजह से एक डिमांड रिकवरी कंजम्पशन में दिखाई पड़ रही है। अर्ली साइंस हमें दिखाई दी है पोस्ट जीएसटी कट्स, और मुझे लगता है ये आने वाले साल में भी सस्टेन करेंगी।
तो इसका फायदा निश्चित तौर पे बैंकों का होगा एज क्रेडिट ग्रोथ इंप्रूव होगी, और साथ ही साथ में मुझे लगता है कि कंजम्पशन भी इंप्रूव होगा। तो कंज्यूमर भी एक सेक्टर है जिसपे हमारा रुझान आने वाले साल के लिए पॉजिटिव है, बिकॉज हमें लगता है कि ये जो रेट कट्स हुए हैं इसका डेफिनेटली फायदा, और जो प्राइस कट्स हुए हैं जीएसटी की वजह से, इसकी वजह से ये डिमांड रिकवरी जो है ये सस्टेन करेगी आने वाले साल में भी। और मेरी ये भी उम्मीद है या अपेक्षा है कि आने वाले बजट में भी आई थिंक मुझे लगता है ये थोड़ा सा कंज्यूमर ओरिएंटेड बजट होगा, तो इसमें भी कंज्यूमर्स के लिए कुछ बेनिफिट्स गवर्नमेंट डेफिनेटली देगी। तो इसके चलते कंज्यूमर डिमांड रिवाइवल की जो एक स्टोरी है, कंज्यूमर रिकवरी की स्टोरी है, ये सस्टेन करेगी आने वाले साल। अच्छा, ये कमोडिटीज का वर्ष रहा पंकज जी 2025 और 26 में क्या यही करिश्माई पारी गोल्ड सिल्वर की या फिर इंडस्ट्रियल मेटल्स की आप समझते हैं कायम रहेगी? और एक और चीज़ जो मतलब अगर आपके पोर्टफोलियो में अगर कमोडिटीज़ का समावेश रहे तो वो कैसे रहे? आप मेटल्स को चेज़ करना चाहेंगे या फिर क्रूड की नरमी का, इसकी कूल ऑफ का इम्पैक्ट जो होता है क्रूड डेरिवेटिव्स वाली कंपनियों पे, उसको आप उसका लुत्फ उठाना चाहेंगे? आपका व्यू क्या रहेगा कमोडिटीज़ पर? प्राइस जो मॉडरेट है उसके दो प्लेज हैं, और आने वाले साल के लिए भी क्रूड प्राइस बेनाइन रहने वाले हैं। तो एक तो क्रूड इंडिया बिकॉज एक बहुत बड़ा ऑयल इंपोर्टर है, जब क्रूड प्राइस ग्लोबली लो रहते हैं तो एक पूरी इकोनॉमी को और देश को फायदा होता है, बिकॉज हमारा इंपोर्ट बिल उतना कम हो जाता है। एंड ओएमसीज जो है ऑयल मार्केटिंग कंपनी, वो एक डायरेक्ट बेनिफिशियरी है उसकी, बिकॉज जब क्रूड प्राइसेस काफी तेजी से बढ़ जाते हैं तो कई बार वो रिटेल प्राइस हाइक नहीं कर पाती हैं, तो उनके मार्केटिंग मार्जिन काफी स्ट्रांग रहे हैं, और इसीलिए हमने देखा है कि ये साल ओएमसी स्टॉक्स ने काफी अच्छा किया है, एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी अगर आप देखना, तो मुझे लगता है आने वाले साल में भी ये कंपनीज ठीक करेंगी। कमोडिटीज के लिए साल काफी ठीक रहा, मुझे लगता है आने वाला साल भी कमोडिटीज के लिए हेल्दी रहेगा। तो हमें विद इन कमोडिटीज दोनों सेक्टर अच्छे लगते हैं, बोथ एल्यूमिनियम एंड स्टील। हैविंग सेड दैट, मतलब ये एक कमोडिटीज एक ऐसा सेक्टर है जहां पे स्टॉक प्राइस में वॉलेटिलिटी जो हम बोलते हैं काफी हाई रहती है, तो इन्वेस्टर्स को थोड़ा केयरफुली मतलब राइट प्राइस पॉइंट पे उनमें इन्वेस्ट करना चाहिए। पर अगर एक साल के नजरिए से देखें तो मेरा आउटलुक जो है दोनों पे, एल्यूमिनियम और स्टील पे, दोनों पे ही पॉजिटिव है। ओके, मीनवाइल एक बार जरा मार्केट देखिए, शानदार रिकवरी आ रही है मार्केट में, अब आप होपफुली ये टिके। और मैं देख रहा था कुछ सेंसेक्स के कॉल ऑप्शंस में एक शॉर्ट कवरिंग के साइन बन रहे हैं, खासतौर से 84,500 की कॉल में, और देखते हैं 84,500 के ऊपर हम निकलते हैं या नहीं निकलते हैं, लेकिन थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग तो है, और बैंक निफ्टी उसको लीड कर रहा है। और अब थोड़ा सा मार्केट में कहीं ना कहीं एक सेंस बन रही है कि एक शायद एक छोटी मोटी शॉर्ट कवरिंग प्ले आउट हो, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट में वन वे डिक्लाइन थी उसका थोड़ा सा रिवर्सल आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इस पूरी मार्केट में एक जो ट्रेड डील की अनसर्टेनिटी रही है, उसको 2026 में आप कैसे देखेंगे पंकज जी? कोई स्टॉक्स या थीम्स हैं जो रेडार पर रखें अगर कल को अच्छी ट्रेड डील हो जाती है तो, ताकि वो एक पॉजिटिव रिएक्शन दिख सके वहाँ पर? इस साल में ये एक बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट रहा है ट्रेड डील को लेके, बिकॉज जैसे कि आप देखेंगे जब टैरिफ अनाउंसमेंट्स हुआ था और इनिशियल जो फीडबैक था, हमारे प्रधानमंत्री ने यूएस की विजिट की थी, उसके बाद ये था कि इंडिया की ट्रेड डील सबसे पहले हो जाएगी, और वहां से अब साल के अंत तक परिणाम एकदम उल्टे हो गए हैं कि काफी देशों की ट्रेड डील हो गई और इंडिया की ट्रेड डील नहीं हो पाई, और प्लस उसके ऊपर इंडिया के ऊपर जो कहते हैं पेनल्टी टैरिफ भी लगा दिए हैं। तो फिलहाल के लिए मेरा ऐसा मानना है कि एक बार जब तक ये डील की क्लैरिटी नहीं आ जाएगी, मतलब हमें उन सेक्टर्स या स्टॉक्स में नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। एक बार ये थोड़े से आई थिंक इश्यूज यहाँ पे थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत क्लियर है कि कुछ एक इश्यूज या सब्जेक्ट्स हैं जिसपे गवर्नमेंट इज नॉट विलिंग टू कॉम्प्रोमाइज, एंड आई थिंक वो लॉन्ग टर्म देश के हित के लिए हैं। तो आई एम वेरी श्योर दैट द गवर्नमेंट इज डूइंग हमारी जो सरकार है वो राइट चीजें कर रही है, शॉर्ट टर्म प्रेशर में नहीं आके जो देश की लॉन्ग टर्म इकोनॉमी के लिए सही चीजें हैं वही वो लोग कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ट्रेड डील का एक सर्टनली एक नैरेटिव लेवल पे भी इम्पैक्ट हुआ है, जहां पे एक थोड़ा सा नेगेटिव नैरेटिव हुआ है इंडिया के लिए। तो मुझे लगता है एक बार हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए बिफोर जंपिंग इनटू या बाइंग इनटू एनी ऑफ दोस सेक्टर्स और स्टॉक जस्ट इन एंटिसिपेशन की ट्रेड डील हो जाए। अच्छा पंकज जी, पॉसिबली लास्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे, बहुत सारी स्टोरीज थी जो चली जिन्होंने पैसा बना के बहुत अच्छा दिया, डिप हर जगह है। आप होटल्स को लीजिए, आप हॉस्पिटल स्टॉक्स को लीजिए, सब्सटेंशियल अनवाइंडिंग है पिछले 3 महीने में, सीडीएमओ प्लेयर्स में थोड़ा सा प्राइस डैमेज है।
एक दो और एग्रेसिव थीम्स, मतलब थीम्स जहां पर आपको लगता है कि एग्रेशन लौटेगा 26 में? मुझे लगता है आईटी और कंज्यूमर, ये दो सेक्टर रहेंगे। कंज्यूमर बिकॉज मुझे लगता है कि कंजम्पशन डिमांड रिकवरी रहेगी, और कंज्यूमर एज ए सेक्टर ने अंडर परफॉर्म किया है पिछले 3 साल में, तो अंडर ओनरशिप है वहां पे। एंड लाइकवाइज बिकॉज आईटी ने ये साल अंडर परफॉर्म किया है, वहां पे भी काफी अंडर ओनरशिप है। पिछले कुछ हफ्तों में दिख रहा है कि काफी इंस्टीट्यूशनल बाइंग हो रही है आईटी में, जहां पे लोग अपनी अंडर ओनरशिप को कट करने की कोशिश कर रहे हैं और अपना एक्सपोजर बढ़ा रहे हैं। तो मुझे लगता है आने वाले साल में ये दो सेक्टर में जो है कंपनीज जो है वहां पे अच्छे रिटर्न्स, हेल्दी रिटर्न्स जो है वो बनेंगे इन सेक्टर्स में। और राइट पंकज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब टॉपिक्स पर अपनी राय रखने के लिए। ऑल द बेस्ट आपको 2026 के लिए। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं हमारी खास सीरीज़ ये कहाँ फंस गए हम, और इस कड़ी में आज हम लेकर आए हैं ईज़ माई ट्रिप, यानी कि ईजी ट्रिप प्लानर्स। इस साल स्टॉक आधा हुआ है और अपने ऑल टाइम हाई से 80% टूटा है। क्यों? आशीष से जानते हैं। आशीष, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। ये भी स्टॉक ऐसा है सर जिसमें काफ़ी बड़ी रैली आई थी आईपीओ के बाद, लेकिन फिर वो टिक नहीं पाई और एकाएक बड़ी गिरावट देखने को मिली। जैसे कि हमने देखा कि एक साल में 55% की गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिली है। एक बार कंपनी का कारोबार आपके सामने रख देता हूँ। वैसे तो सभी जानते हैं, काफ़ी फेमस है और समझने के लिए बड़ा आसान होता है। ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट है, यानी फ्लाइट है, रेलवे टिकट है, हॉलीडे पैकेजेस है, इनकी बुकिंग करती हैं। और आपको याद होगा कि 2020 के बाद से ये ट्रैवल हॉस्पिटैलिटी की थीम बहुत तेज़ी से चल रही थी। इन सभी स्पेस के स्टॉक्स में बड़े मूव देखने को मिले थे। उनमें से एक ये भी स्टॉक ऐसा है जहां पर मैसिव रैली देखने को मिली। लेकिन इसी के साथ अगर आप देखें तो ये स्टॉक लगातार सुर्खियों में बना रहा कॉर्पोरेट एक्शंस के चलते। काफ़ी सारे कॉर्पोरेट एक्शंस यहाँ पर आपको देखने को मिले, एक एक करके आपकी स्क्रीन पर लेकर आता हूँ। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो 2022 में एक पर एक का बोनस दिया था। फिर इसी के बाद 2022 नवंबर की बात मैं बता रहा हूँ, जहाँ पर स्टॉक स्प्लिट भी आपको देखने को मिला था। नवंबर 2024 यहाँ पर फिर से एक बार बोनस देखने को मिला, तो यानी 2 बार बोनस है, एक बार स्प्लिट है। और इसी के चलते अगर आप देखें तो स्टॉक लगातार सुर्खियों में बना हुआ। निवेशकों को ऐसा लगता है कि एक रिवॉर्ड जैसा है, तो बाजार भी इन खबरों पर पॉजिटिवली रिएक्ट करता है। लेकिन दिक्कत तब शुरू हुई जब प्रमोटर्स की तरफ से यहाँ पर ओपन मार्केट में सेलिंग देखने को मिली, एक सेलिंग देखने को मिली। निवेशकों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन इसके बाद अगर आप देखें तो सबसे पहले 14% अपनी हिस्सेदारी जो है निशांत पित्ती ने तकरीबन 38 रुपए के भाव पर बेची। उसके बाद 1.4% अपनी जो बची हुई हिस्सेदारी थी ये करीब 15.7 में। लेकिन एक और सरप्राइज तब आया जब निशांत पित्ती ने सीईओ के पद से रेजिग्नेशन दिया और उनका जो कार्यभार है वो सीएफओ जो रिकांत पित्ती जी हैं उन्होंने संभाला। लेकिन दिक्कत की बात है कि इसके बाद से परफॉर्मेंस थोड़ा सा डगमगा गया है। रेवेन्यू ग्रोथ की बात की जाए तो मज़ा नहीं आएगा आपको आंकड़े देखकर। पिछले क्वार्टर में 19% की डी ग्रोथ देखने को मिली थी, इससे पहले वाले क्वार्टर में 25% की, फिर 15% की Q3 FY25 में 6% की, यानी एक यहाँ पर सीईओ पद से इस्तीफा, प्रमोटर्स की तरफ से सेलिंग और कमजोर प्रदर्शन के चलते अगर आप देखें तो निवेशक इस स्टॉक में अटक गए। शुक्रिया आशीष इस पूरी चर्चा के लिए। और ईज माई ट्रिप नाम था जनाब ये, लेकिन सबसे मुश्किल सफ़र जो निवेशकों ने इस कंपनी के साथ तय किया। बहुत बहुत शुक्रिया इस सेगमेंट में आज इस कंपनी की फरमाइश करने के लिए। 7.65 आप इसे क्लियरली एक वेल्थ डिस्ट्रॉयर का तमगा दे सकते हैं। अब आते हैं बाहर इस डिस्कशन से, चलते हैं श्रीकांत चौहान कोटक सिक्योरिटीज से मौजूद है हमारे साथ। श्रीकांत जी गुड मॉर्निंग। आज अभी तक तो आप अच्छे रिवर्सल जनरेट करने में आज इंट्राडे में मशहूर हैं। लुक एट निफ्टी एंड निफ्टी बैंक मोस्ट स्पेशली। आपका टेक आपके दोनों ट्रेड्स आज के। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र, गुड मॉर्निंग अनुज जी। तो बिल्कुल देखिए, अगर निफ्टी की अगर बात करें तो काफी ओवरसोल्ड हुआ था ये पिछले 4 दिनों में, और एक काफी ग्रेजुअल सेल ऑफ हमने देखा था इस मार्केट में। तो ग्रेजुअल सेल ऑफ मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है कि प्रीवियस बॉटम के नजदीक जाके वहां पे कुछ डबल बॉटम या कुछ हायर बॉटम जैसे फॉर्मेशंस बनाता है, स्पेशली जहां पे लार्ज कैप स्टॉक्स में एक्टिविटी कंप्लीटली मिसिंग हो। तो मुझे लग रहा है कि अभी यहाँ पे थोड़ा सा ओवरसोल्ड मार्केट है, यहाँ पे एक रिवर्सल बनेगी। सबसे इंपॉर्टेंट लेवल अभी यहाँ से आएगा 25,850, ऑलरेडी 750 आ चुका है, वहां से अच्छी रिवर्सल हमें मिली है। हमें लगता है कि इन मार्केट में करंट लेवल से लॉन्ग की पोजीशंस बनानी चाहिए, और इसका इम्पैक्ट यानी कि जो शॉर्ट कवरिंग हो सकती हो या तो नया जो फ्रेश बाइंग आया हो, उसका इम्पैक्ट तभी बढ़ेगा जब मार्केट 25,850 के लेवल्स को भी क्रॉस कर ले। इसके बाद हमें लगता है कि 25,950 के लेवल्स, जहां पे आप मॉर्निंग में भी चर्चा कर रहे थे, वो काफी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा।
तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि यहाँ से रैली 25,950 तक आने वाले आज के दिन में या मे बी कल के दिन में पॉसिबल है। करंट लेवल से कुछ लॉन्ग की पोजीशंस बनानी चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिक या सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो मेटल्स में हमने वापस रिकवरी देखी है। हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान जिंक जैसे स्टॉक्स में तेजी बनी है। लेकिन जो मेरा बायस है वो टुवर्ड्स एल्यूमिनियम स्टॉक्स है। वहाँ पे नैल्को वीरेंद्र, यहाँ पे हमें लगता है कि काफी अच्छा एक राइजिंग टॉप राइजिंग बॉटम की सीरीज बनी है और ये स्टॉक लगभग 1 या 2 दिन में थोड़ा पोजिशनल ट्रेड लेना पड़ेगा क्योंकि शॉर्ट टर्म में मार्केट वो रेंज के बाहर नहीं आ रहा है। तो रेंज के बाहर आएगा तो इसमें और ब्रेकआउट देखने मिलेगा, लेकिन 290 तक के टारगेट्स 300 रुपए तक के टारगेट्स नैल्को में नजर आते हैं। करंट लेवल से इसे लॉन्ग करें, 271 का स्टॉप लॉस रखे। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि वीरेंद्र यहाँ पे बायोकॉन ये एक स्टॉक है कि जहां पे एक इंपॉर्टेंट लेवल्स 380 के आसपास से रिवर्सल बना है। 392 के करीब ट्रेड कर रहा है। 405 से लेकर 410 तक के लेवल्स ये भी दिखा सकता है। तो करंट लेवल से इसे भी लॉन्ग करें 387 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके चलिए श्रीकांत, ये आपकी कुछ खुद की पिक्स हो गई। एक बार हिंदुस्तान जिंक दिखाइएगा वापस जरा। शानदार मोमेंटम हमने स्पॉट किया था ये स्टॉक, तब ब्रेकआउट के करीब था, ये 580 पर था और अब देखिए 590, 10 रुपये का मूव आ चुका है उस लेवल से यहाँ पर। कोई व्यू स्टॉक पर श्रीकांत? नहीं बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पे भी अनुज जी जो ट्रेंड बना हुआ है वो काफी क्लियरली पुल बैक वाला ट्रेंड बना है। ये स्टॉक ने कुछ 750 760 के लेवल्स बनाए थे इन द मंथ ऑफ मई 2024। उसके बाद का भी ये पुल बैक ट्रेंड हमें देखने मिल रहा है और मुझे लगता है कि ये पुल बैक 650 से लेकर 660 रुपए तक भी आने वाले दिनों में जा सकता है। तो करंट लेवल से भी मुझे लगता है इसमें अपसाइड गुंजाइश डेफिनेटली है, इसमें बने रहे और 650 के करीब अगर कोई पोजीशन हो तो उसमें कुछ मुनाफा वसूल करने की कोशिश करें। ऑलराइट, चलिए श्रीकांत जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। मार्केट में अच्छी रिकवरी है, अब हम ग्रीन में आ गए हैं और वो जो 84,500 की सेंसेक्स की शॉर्ट कवरिंग की बात कर रहा था मैं कॉल की, वो कॉल 130 रुपये से 210 रुपये गई पिछले 5 मिनटों में। इस तरीके की कवरिंग आई वहाँ पर। बैंक निफ्टी ने लीड किया इस रिकवरी को, 59,000 को क्रॉस किया फिर से बैंक निफ्टी ने, 136 पॉइंट ऊपर इस समय। और अगर आप देखें कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स जहां पर शानदार मूव्स रहे, सुबह से इन्फोसिस निफ्टी का टॉप गेनर बना हुआ है। अभी भी देखिए आप, आज आईटी पर एक सेंस बन रही थी कि शायद आईटी आउट परफॉर्म करेगा। श्रीराम फाइनेंस डे हाई पर आया, उसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक, इसने थोड़ी सी कमान संभाली। चलिए इस शो को यहीं समेटेंगे, इसके बाद कंचन और श्रेया आपके लिए लेकर आएंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन।